प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। बेटे आज हम 11th क्लास में, क्लास है 11th, चैप्टर नंबर है 4। चैप्टर का नाम देखो बेटे, चैप्टर का नाम है विदाई संभाषण। बेटे आज हम 11th क्लास में चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है विदाई संभाषण, बेटे इस चैप्टर को आज हम स्टार्ट करेंगे। यह है इस चैप्टर से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो है। पाठ के लेखक का नाम है बेटे बाल मुकुंद गुप्त, जो हरियाणा के रहे हैं, गुड़ियानी गांव जो रोहतक के पास है, ये वहां के निवासी रहे हैं। इन्होंने आजादी से पहले जो भारत देश पर वायसराय के पद पर प्रतिष्ठित थे लॉर्ड कर्जन, उस पर एक व्यंग्यात्मक पाठ लिखा है। और यह व्यंग्यात्मक पाठ उस वक्त लिखा गया था जब प्रेस पर भी, मीडिया पर भी पूरी तरह से रोक थी। मीडिया का अर्थ बेटे उस वक्त जो आचार व्यवहार करते थे, लोग अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते थे, स्लोगन के माध्यम से, चिट्ठी पत्रों के माध्यम से। जो जेल में कैदी थे वो जैसे पत्र व्यवहार करते थे, उनके साथ व्यवहार कैसा हो रही है, मतलब इन सब पर रोक लगा रखी थी। उस वक्त एक सराहनीय प्रयास किया गया था बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा। उन्होंने वायसराय पद पर प्रतिष्ठित लॉर्ड कर्जन पर व्यंग्यात्मक पाठ लिखा बेटे, जिसका नाम रखा उन्होंने विदाई संभाषण। विदाई यानी कि कोई अलग होता, हमसे बिछड़ता है, और उस समय लिखा था उन्होंने ये चैप्टर, इसलिए इसका नाम लिखा और रखा उन्होंने विदाई संभाषण। किसकी विदाई पर? लॉर्ड कर्जन की विदाई पर। बहुत ही व्यंग्यात्मक, मतलब भावुक करने वाला है, गुस्सा जोश भरने वाला चैप्टर है। ध्यान से देखिए बेटे चैप्टर को और समझना कि भारत देश में क्या क्या परिस्थितियां थी, कैसे लोगों को, मतलब किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, और कैसे उन्होंने साहसिक योगदान दिया भारत देश के आंदोलन में। तो देखिए बेटे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझना, ध्यान से इसकी एक्टिविटी को नोटिस करना। तो बेटे आज चैप्टर नंबर 4 जो हम रीड करेंगे, उसके लेखक कौन है? इनके लेखक का नाम है बाल मुकुंद गुप्त। तो 2-3 बातें हम इनसे रिलेटेड याद कर रखेंगे। बाल मुकुंद गुप्त जी का जन्म कब हुआ था बेटे? 1865 में। कहाँ हुआ था? गांव गुड़ियानी, जिला रोहतक, हरियाणा में। ठीक है, गुड़ियानी यानी कि अगर आपसे कोई पूछा जाए कि ऐसा कोई लेखक जो कि हरियाणा का हो, तो एक नाम याद रखना बेटे, बाल मुकुंद गुप्त। इनका जन्म हुआ था गुड़ियानी, जिला रोहतक में। इनके द्वारा प्रमुख संपादन क्या क्या था? देखो बेटे जैसे हमने संचार बुक में भी पढ़ा था ना, आजादी से पहले के प्रमुख पत्रकार, उनमें हमने बाल मुकुंद गुप्त पढ़ा है। तो उन्होंने संपादन भी किया था कुछ एक अखबारों का, पत्रिकाओं का। अखबार-ए-चुनार, हिंदुस्तान, हिंदी, बंगवासी और भारत मित्र, ये इनके प्रमुख संपादन थे। संपादन क्या होता है? अखबार से संबंधित कार्य। इनकी रचनाएं क्या क्या थी? शिव शंभू के चिट्ठे और खत, खेल तमाशा। जो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे बेटे विदाई संभाषण, ये इनके शिव शंभू के चिट्ठे का एक संकलन है। बहुत मतलब बड़ी रचना थी, और इसका एक छोटा सा पार्ट है इसमें जो कि विदाई संभाषण के नाम से है। इनकी मृत्यु कब हुई थी बेटे? इनकी मृत्यु हुई थी 1907 में। तो इनका जो ये छोटा सा है जीवन परिचय, इनका जन्म कब हुआ, इनकी संपादन क्या क्या थे, इनकी रचनाएं क्या क्या थी, और इनकी मृत्यु, ये आपको रीड करना, अच्छे से लर्न कर लेना बेटे इसको, क्योंकि कई बार लेखक से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब पढ़ते हैं चैप्टर को। लेखक कहते हैं, जैसे चैप्टर का नाम है बेटे विदाई संभाषण, लेखक कहते हैं माय लॉर्ड, अंत को आपके शासनकाल का इस देश में अंत हो गया। अंत को यानी अंत में आपके शासनकाल का, लॉर्ड कर्जन से संबंधित पाठ है ना, तो अंत में आपके शासनकाल का इस देश से अंत हो ही गया। अब आप इस देश से अलग होते हैं, अब आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। इस संसार में सब बातों का अंत है, जिसका उदय हुआ है उसका तो अंत होना ही है, उसका तो अस्त होना ही है। इससे आपके शासनकाल का भी अंत होता, चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिरस्थायी वायसराय भी हो जाते। इससे आपके शासनकाल का भी अंत होता, क्योंकि इस देश में जिसका उदय हुआ उसका तो अंत होना ही है। चाहे एक बार की कल्पना के अनुसार, लॉर्ड कर्जन ने कल्पना की थी कि वह यहाँ चिरस्थायी लंबे समय तक वायसराय बनकर रहेगा, किंतु इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा ऐसा विचार न आपका ही था न इस देश के निवासियों का। लेकिन इतनी जल्दी आपका समय पूरा हो जाएगा कि आपका जो शासन कार्य है इतनी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, इसके बारे में न तो आपने कभी सोचा था और न ही भारत देश के निवासियों ने। इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है, जिस पर यहाँ वालों का तो क्या आपका भी काबू नहीं है।
तो वे कहते हैं लेखक बालमुकुंद गुप्त जी कि इसका अर्थ ये है कि आपके बीच में और यहाँ के निवासियों के बीच में, भारतवासियों के बीच में अन्य कोई तीसरी शक्ति और भी है। मतलब उन्होंने भगवान की तरफ संकेत किया था बेटे इस सेंटेंस में, जिस पर न तो आपका ही बस चलता है और न ही हमारा, न तो भारतवासियों का ही बस चलता है और न ही आपका वश चलता है। बिछड़न समय बड़ा करुणा उत्पादक होता है। बिछड़न समय, किसी से अलग होने का जो समय होता है वह बड़ा ही करुणादायक होता है। आपको बिछड़ते देख आज हृदय में बड़ा दुख है। आपको जब हम आज बिछड़ते हुए, भारत देश से अलग होते हुए देख रहे हैं तो इसका हमें भी दुख हो रहा है। माय लॉर्ड, आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न न थे, क्योंकि वे वायसराय थे ना। एक बार वो वायसराय बने, दूसरी बार इलेक्शन हुए तो भी वो वायसराय बन गए। तो इसलिए कहते हैं लेखक कि आप जो दूसरी बार यहाँ भारत में आए वायसराय बनकर, आपको देखकर कोई भी खुश नहीं था। वे ये चाहते कि आप फिर ना आए। सभी भारतवासी चाहते थे कि आप दोबारा यहाँ वायसराय न बने, लेकिन आप आए और उससे यहाँ के लोग बहुत दुखी भी हुए। लेकिन आप वायसराय भी बने और इससे भारतवासियों को बहुत दुख भी हुआ। वे दिन रात यही मनाते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारे। तो वे दिन रात यही मनाते थे, यानी भारतवासी हर कोई यही चाहता था कि जल्द से आप यहाँ से चले जाएं। पर ओहो बड़े दुख की बात है, आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद हो रहा है। यानी कि आज आप यहाँ जा रहे हो तो भारतवासियों को हर्ष यानी खुशी की जगह विषाद यानी दुख हो रहा है। इसी से जाना कि बिछड़न समय बड़ा करुणा उत्पादक होता है। इसी से हमने ये जाना कि अगर कोई अलग होता है, बिछड़ता है हमसे, तो वह समय बड़ा ही करुणा पैदा करने वाला होता है, बड़ा पवित्र होता है, बड़ा निर्मल होता है और बड़ा कोमल होता है। यानी जब कोई अलग होता है तो उस वक्त मन में कोई पाप नहीं रहता, पवित्रता रहती है, कोई मैल नहीं रहता, मन में कोई कठोरता का भाव नहीं रहता। वैर भाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है। जो मन में शत्रुता का भाव है वह सब खत्म हो जाता है और मन में शांत रस का निर्माण होता है। अर्थात जब कोई अलग होता है तो मन में कोई मैल नहीं रहता, कोई पाप नहीं रहता, कोई कठोरता का भाव नहीं रहता, कोई दुश्मनी का भाव नहीं रहता, बल्कि शांत रस का निर्माण होता है। माय लॉर्ड का देश देखने का इस दीन ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ कि मैं ब्रिटेन को देख सकूं, इंग्लैंड को देख सकूं। ऐसे इस दीन निर्धन ब्राह्मण को इस जन्म में कभी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। ये लेखक अपने लिए कह रहे हैं। इससे नहीं जानता कि वहां बिछड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है। इसलिए मैं ये नहीं जानता कि विदेशों में अगर कोई किसी से अलग होता है तो उस समय वहां के लोगों का कैसा भाव होता है। पर इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछड़ने के समय उदास देखा। लेकिन हमने भारत देश में आदमी की बात तो बहुत बड़ी है, यहाँ जो पशु पक्षी भी एक दूसरे से अलग होते हैं तो भी वे उदास होते हैं। एक बार शिवशंभु के 2 गायें थी। लेखक ने एक छोटे से पाठ का यह वर्णन किया है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है शिवशंभु, उसके पास 2 गायें थी। उनमें एक अधिक बलशाली थी, वह कभी कभी अपने सींगों की टक्कर से दूसरी कमजोर गाय को गिरा देती थी। उनमें से एक बलशाली गाय थी और वह बल वाली क्या करती, 2 गायें थी, एक कमजोर थी एक बलशाली थी, वह कभी कभी अपने सींगों की टक्कर से उस कमजोर गाय को गिरा देती थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी गई। तो एक दिन क्या हुआ, जो बलशाली गायें थी वह पुरोहित को दे दी जो कमजोर गाय को मारती थी। देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई। तो देखा गया कि जो दुर्बल गाय जिसको वह बलशाली गाय मारती थी, उस बलशाली गाय के जाने पर वह खुश नहीं हुई। वरंच उस दिन वह भूखी खड़ी रही, बल्कि वह उस दिन पूरा दिन भूखी खड़ी रही। चारा छुआ तक नहीं, उसने पूरा दिन चारे को स्पर्श तक नहीं किया। माय लॉर्ड, यानी कि वे बार बार लॉर्ड कर्जन के लिए सेंटेंस यूज कर रहे हैं बेटे। जिस देश के पशुओं के बिछड़ते समय यह दशा होती है, जिस देश में पशु जब एक दूसरे से अलग होते हैं तो उनकी इतनी बुरी दशा होती है, वहां मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है। वहां मनुष्य जब एक दूसरे से अलग होते हैं तो उनकी दशा क्या हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना कठिन नहीं है। इसके बारे में अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, आगे भी यानी उनके जाने के बाद भी जो इस देश में शासक आए, अंत में उनको भी जाना पड़ा। कोई यहाँ लंबे समय तक शासक नहीं कर पाया। हर किसी का जैसे संसार से भी जाना निश्चित है तो पद से भी जाना भी तो निश्चित होता है। इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है। इसे आप इस पोस्ट पर आए तो आपको भी यहाँ से जाना है, तो आपका जाना कोई नियति से परंपरा से अलग नहीं है। तथापि आपके शासन काल का नाटक घोर दुखांत है।
यद्यपि आपने यहाँ जो शासन किया उसका जो समय रहा उसका अंत काफी दुखदायी रहा, घोर दुखदायी रहा। और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या, स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता था। और अधिक हैरानी की बात क्या थी, दर्शक होता बेटे देखने वाले, कि देखने वालों को तो पता ही नहीं था, स्वयं सूत्रधार भी, सूत्रधार होता जो उस नाटक का निर्माण करने वाला था। नाटक को बताया ना इनको, मतलब इनका जो शासनकाल था, तो नाटक के निर्माण करने वाले को भी यह नहीं पता कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया था, कि जो खेल उसने ऐसा समझकर आरंभ किया था कि जिसका अंत सुखदायी होगा, वह दुखांत हो जाएगा, वह अपने आप ही कैसे पलट जाएगा। इसका अर्थ क्या है बेटे, जैसे आप देखो टीवी पर नाटक देखते हो मान लीजिए, तो उसका जो सूत्रधार है डायरेक्टर, उसको पता है ना किस सीन के बाद क्या सीन आएगा, इस नाटक का अंत दुखांत रहेगा या सुखांत रहेगा। तो यह यहाँ जो सूत्रधार है वो कौन है, लॉर्ड कर्जन, कि आपने इस संसार भारत देश में शासन किया और आपको खुद भी ये नहीं पता कि आपका यहाँ से जाना दुखदायी कैसे रहेगा। जिसके आदि में सुख था, मध्य में, सीमा से बाहर सुख था, उसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ। जिसके आदि में यानी जिसके शासनकाल के आरंभ में, आदि होता है शुरुआत, आरंभ में शुरुआत में काफी सुख था, मध्य में सीमा से बाहर सुख था, शासनकाल के मध्य में बीच में इतना सुख था कि सीमा को भी लांघ रहा था। चैप्टर में है वो सीमा से बाहर कैसे था इनका सुख, अंत इतना घोर दुखदायी कैसे हुआ। बड़ी दुख की बात है कि घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूं, कि जो घमंडी खिलाड़ी है वो ये समझता है कि मैं खेल करके ना अपनी लीला दूसरों को दिखा रहा हूं, किंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीलामय की लीला हो रही है। लेकिन पर्दे के पीछे यानी कि उस परमात्मा की जो मतलब लीला है वह कुछ और ही घटित कर रही है, और यह उसे खबर नहीं है। किसे खबर नहीं है, उस घमंडी खिलाड़ी को। मतलब घमंडी खिलाड़ी तो ये सोचता है कि मैं खेल रहा हूं, दूसरे मेरी लीला को देख रहे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है, उसके खेलने के पीछे अलग ही लीला जो रची जा रही है, जो परमात्मा ने रची है, उसके बारे में तो उसको खबर है ही नहीं। इस बार मुंबई में उतरकर माय लॉर्ड, आपने जो इरादे जाहिर किए थे जरा देखिए तो उनमें से कौन कौन पूरे हुए। इस बार मुंबई, नीचे भी लिखा मुंबई यानी कि बेटे वर्तमान में जो मुंबई है, इसमें आपने काफी सारे इरादे जाहिर किए थे। मुंबई में उतर के नहीं, मुंबई जाकर यानी भारत देश में बेटे, कि जरा देखिए उनमें से कौन कौन से आपने इरादे पूरे किए, जो वायदे किए आपने कि मैं अपने शासन में ये करूंगा वो करूंगा, तो ये देखिए आपने कौन कौन से शासन, जो कौन कौन से कार्य पूरे किए। आपने कहा था कि यहां से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊंगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े लाटों को वर्षों तक कुछ करना न पड़ेगा। आपने वहां कहा था कि जब मैं यहां से जाऊंगा भारत देश से, जब मैं वायसराय के पद से इस्तीफा दे दूंगा, मतलब यहां जब मेरा शासन कार्य पूरा हो जाएगा, तो मैं भारत को ऐसा कर जाऊंगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े लाटों, बड़े जो अफसर हैं, उनको काफी सालों तक कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। वे कितने ही वर्षों सुख की नींद सोते रहेंगे, और वे काफी सालों तक सुख की, चैन की नींद सोते रहेंगे। किंतु बात उल्टी हुई, लेकिन जैसा आपने कहा था उससे बिल्कुल उल्टा हुआ। आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी है। आप स्वयं अपने कहे अनुसार काम नहीं कर पाए, इसलिए आप बेचैन रहे। और इस देश में जैसी अशांति आप फैला चले हैं, उसके मिटाने में आपके पद पर आने वालों को न जाने कब तक नींद और भूख हराम करना पड़ेगा। जैसी अशांति आपने इस देश में फैलाई है, उस अशांति को दूर करने के लिए जो वायसराय के पद पर आएंगे, पता नहीं उनको कितने समय तक अपनी नींद को हराम करना पड़ेगा और अपनी भूख को हराम करना पड़ेगा। इस बार आपने अपना बिस्तर गर्म राख पर रखा है। आपने अपना बिस्तर गर्म राख पर रखा हुआ है, यानी आप भी बेचैन हैं, सो नहीं पा रहे हो, शांति नहीं मिल पा रही आपको। और भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है, और भारतवासियों को इतना परेशान किया है जैसे गर्म तवे पर पानी की बूंदें डाल देते और वो नाचती रहती और फिर वो खत्म हो जाती हैं। ऐसे ही आपने भारतवासियों के जीवन में जो सुख था उसको खत्म कर दिया और दुख ही दुख दिए। आप स्वयं भी खुश न हो सके और यहाँ की प्रजा को सुखी न होने दिया। आप स्वयं भी खुश नहीं रहे क्योंकि आपने अपना बिस्तरा गर्म राख पर रखा। आपने भी ऐसे काम किए कि आप बेचैन रहते हो, पता आपको कि भारतवासी आपको उखाड़ फेंकेंगे, और यहाँ की प्रजा को सुखी भी नहीं होने दिया। इसका लोगों के चित्त पर बड़ा ही भारी दुख है। इसे लोगों का जो मन है वो बड़ा ही ज्यादा दुखी है। विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई। अब देखिए तो आपकी क्या शान शौकत इस देश में थी और अब आप जा रही हो तो अब आपकी शान शौकत क्या है। कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे, इतने बड़े पद पर प्रतिष्ठित होकर आप कितने नीच कार्य करते रहे।
अलिफ लैला के अलादीन ने चिराग रगड़कर और अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर वह शान न देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी। यहाँ दो के एग्जाम्पल लिए कि अलिफ लैला के पास में जो अलादीन था उसके पास चिराग था, चिराग रगड़कर वह अपनी हर इच्छा को पूरा कर लेता था। ऐसे ही अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा जो बिल्कुल कम आयु में गद्दी पर बैठा था, उसने वह उतनी शान नहीं देखी जो दिल्ली के दरबार में आपने देखी। आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी। तो यहाँ शान बताए बेटे, जैसे हमने प्रीवियस पेज पर पढ़ा ना कि शासन के मध्यकाल में जो सुख था वह सीमा के बाहर था। आपकी यानी लॉर्ड कर्जन की और आपकी लेडी यानी आपकी वाइफ की जो कुर्सी थी वह सोने की थी। आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उसकी पत्नी की चांदी की। सबसे बड़ी पोस्ट थी महाराज की उस टाइम, लेकिन फिर भी उसका जो छोटा भाई था, एडवर्ड नाम था उसका, मतलब उसकी और उसकी पत्नी की कुर्सी कैसी थी? चांदी की। आप दाहिने थे वह बाएं, मतलब आप पहले थे वे बाद में थे, आप पहले थे वह बाद में। इस देश के सब रईसों ने आपको सलाम पहले किया और बादशाह के भाई को बाद में। जो इस देश में रईस थे, अमीर लोग थे, उन्होंने पहले आपको पूजा, बाद में बादशाह के छोटे भाई को, बादशाह के भाई को। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा था। कोई भी जुलूस निकलता, जुलूस यानी कि जैसे बेटे चुनावी प्रचार होता, वही जुलूस था उस टाइम, तो आपका हाथी सबसे आगे होता। उसका होदा होता जैसे हाथी पर बेटे सीधा नहीं बैठा जाता ना, उसके नीचे कालीन वगैरह बिछाई जाती है, उसके ऊपर, सॉरी नीचे नहीं, उसके ऊपर जैसे बैठने से पहले जो महावत होता वो बिछाता है, ठीक है। जो होदा था, जो चंवर उस पर डोलता था, जो छत्र उस पर लगाया जाता था आदि, ये सब बड़े बढ़ चढ़ कर थे। सारांश यह है, निचोड़ क्या बताया लेखक बाल मुकुंद गुप्त ने, कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही का एक दर्जा था, कि पहले भगवान, उसके बाद महाराज एडवर्ड और उसके बाद आपका ही ओहदा था। किंतु अब देखते हैं कि जंगी लाट के मुकाबले में आपने पटखनी खाई। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जंगी लाट होते बेटे जो सेना के अफसर होते हैं, उनके साथ जब आपका मुकाबला हुआ, मुकाबला क्या था चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे, तो उसमें आपको हारना पड़ा। सिर के बल नीचे आ रहे, सिर के बल नीचे गिरने का मतलब आपकी हार हुई, काफी शर्मिंदगी आपको उठानी पड़ी। आपके स्वदेश में वही ऊंचे माने गए, आपके अपने देश में भी वही ऊंचे माने गए। आपको साफ नीचा देखना पड़ा और अपने देश में भी आपको नीचा देखना पड़ा। पद त्याग की धमकी से भी ऊंचे न हो सके। आपने जो पद से इस्तीफा देने की जो धमकी दी ना, उससे भी आप ऊंचे नहीं बन पाए। तो आज के लिए बेटे काफी है ये। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर का नेक्स्ट वाला पार्ट रीड करेंगे।